हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और ये टेस्ट सीरीज की आज हम 4th वीडियो को देखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन बिहेवियर, डेवलपमेंटल एंड ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उसके आंसर्स को हम देखेंगे। और हमेशा की तरह आज भी आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिए, टिक लगाते जाइएगा और लास्ट में देखिएगा, खुद को सेल्फ असेस कर पाइएगा कि लगभग 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, एक सामान्य युग्मनज में होते हैं। ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 46 क्रोमोसोम्स, 47 क्रोमोसोम्स, 45 क्रोमोसोम्स और 44 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सामान्य युग्मनज में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 का ये पेयर होता है। 46 क्रोमोसोम्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान के समय माता पिता से मिलने वाले गुणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकी रूप से जो गुण बच्चे में जाते हैं, मदर के साइड से और फादर के साइड से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परिपक्वता, अनुवांशिकता, विकास तथा वर्धन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशु का विकास कई पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से किसे इस सूची में शामिल नहीं किया जा सकता? शहरी कारक, ग्रामीण कारक, जीन्स, माता पिता का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्यावरणीय कारकों की हम बात करते हैं, हम यहाँ पर्यावरणीय कारकों की बात कर रहे हैं, तो ये भी शहरी कारक भी एक आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ग्रामीण फैक्टर और माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये भी आपका एक पर्यावरणीय कारक है। जीन्स जो है ये अनुवांशिकता से हम जोड़ते हैं इसको, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जीन्स, यानी कि इसको हम पर्यावरणीय कारकों में हम ऐड नहीं कर सकते, इसको हम अनुवांशिक कारणों में हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युग्मक की उत्पत्ति की प्रक्रिया में कोष विभाजन की जो प्रक्रिया सबसे सक्रिय होती है उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मेयोसिस, मिटोसिस, निषेचन या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मेयोसिस, इसको कहा जाता है। सेल डिवीजन होता है जब, तो वहाँ पे उस प्रोसेस को मेयोसिस कहा जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो प्रॉपर ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट, एक एक टर्म को समझते हुए चलेगा। आप चाहें तो इसको लिख करके इसका नोट्स भी इस तरह से 1 लाइनर्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 2.5 साल का बच्चा किसी की कमी के कारण टाइप करना नहीं सीख पाता, मतलब किस चीज़ की कमी के कारण टाइप करना नहीं सीख पाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बुद्धि की कमी के कारण, परिपक्वता की कमी के कारण, प्रशिक्षण की कमी के कारण या फिर वर्धन की कमी के कारण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेच्योरिटी की कमी के कारण। अभी उसके 2.5 साल का बच्चा है, तो अभी वो इतना हाथ पैरों में उतनी मेच्योरिटी नहीं आई है, उतना ग्रोथ अभी नहीं हुआ है कि वो प्रॉपर हाथ को सही ढंग से रख पाए, टाइपिंग कर पाए, मतलब एक बैलेंस बना पाने की उसकी स्थिति अभी नहीं है, इसलिए वो टाइपिंग अभी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुआनाइन का आधार एक आधार पर होता है, किस आधार पे होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, डीएनए के आधार पे, आरएनए के आधार पे, पीएनए के आधार पे या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरएनए के आधार पे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो भी व्यूवर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे टाइप करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, साथ ही साथ में डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो फटाफट से गूगल सर्च करिए और अपना शॉर्ट नोट्स, ये जो मतलब शॉर्ट सीरीज है, इसको आप लिखते चलिए, फुल फॉर्म वगैरह आप मैनेज करते हुए चलिए। नेक्स्ट है, डीएनए के निहित अनुवांशिक गुणों एवं आज्ञाओं का पालन किया जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है आरएनए के द्वारा, नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स के द्वारा या साइटोसाइन के द्वारा या फिर इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आरएनए के द्वारा। आरएनए के द्वारा ही ये जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते जाते हैं। तो डीएनए, आरएनए का फुल फॉर्म आपको हमेशा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में विकास से तात्पर्य होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन, लंबाकार परिवर्तन या सिर्फ प्रथम दोनों से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है यहाँ पे, यानी कि गुणात्मक और परिमाणात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही परिवर्तन जो होते हैं, तब साइकोलॉजी में उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के आंख का रंग, त्वचा का रंग आदि गुणों को रखा जाता है, किस क्लासिफिकेशन में रखा जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ, फेनोटाइप, जेनोटाइप, पॉलीजेनिक में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है फेनोटाइप में, यानी कि व्यक्ति की आंख का रंग, त्वचा का रंग, ये सब जो क्वालिटीज होती हैं उसको फेनोटाइप के अंतर्गत रखकर उसको स्टडी करी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़वा बच्चों के अध्ययनों से यह पता चलता है कि बुद्धि का आधार, 4 ऑप्शन है, अनुवांशिकता होता है, वातावरण होता है, अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों होता है, अनुवांशिकता अधिक तथा वातावरण कम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका राइट आंसर है, यानी कि जुड़वा बच्चों में मतलब ये स्टडी में देखा गया है कि जो बुद्धि है वो किस चीज़ पर उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो देखा जाता है कि अनुवांशिक कारक जो है बुद्धि में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है लेकिन अनुवांशिकता का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और ये देखा गया है कि मदर का IQ लेवल जो होता है, मदर का इंटेलिजेंस होता है वही बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। तो यानी कि बच्चे का IQ लेवल क्या होगा, बुद्धि कितनी होगी, ये मदर के इंटेलिजेंस लेवल पर भी कई बार बेस्ड होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्काधोमुखी नियम के अनुसार विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, छाती से हाथ पैर की उंगलियों की ओर, या फिर हाथ पैर की उंगलियों से छाती की ओर। तो यहाँ पे ये जो टर्म चलता है ये सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है, सर, उसके बाद धड़, उसके बाद बाकी चीज़ें बनती हैं। इस चीज़ को ये डिनोट करता है। नेक्स्ट, निकट दूर नियम के अनुसार विकास की दिशा होती है हाथ पांव की उंगलियों से छाती की ओर, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, या फिर छाती से हाथ पांव की उंगलियों की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये क्या डिनोट करता है, निकट दूर नियम क्या बताता है, पहले बीच वाला अंग जो होता है वो डेवलप होता है, उसके बाद किनारे के अंग जो होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। मतलब कि निकट दूर नियम क्या है, तो बीच का अंग जो है, मतलब केंद्र जो है वो पहले डेवलप करेगा, केंद्र से वो धीरे धीरे बढ़ता है आगे की तरफ। नेक्स्ट है, व्यक्तिकता की प्रक्रिया में विकास की दिशा किस तरह होती है। यहाँ पे ऑप्शन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सिर से पैर की ओर, और पैर से सिर की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजुड़वा नियंत्रण अध्ययनों में प्रयोगात्मक प्रयोज्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टी सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट, या एल सब्जेक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह की जब स्टडीज़ करी जाती है तो वहाँ पे सब्जेक्ट को टी सब्जेक्ट कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब आप देखेंगे कि इसका आंसर तो आपको पता चल गया, अब आपको स्टडी कैसे करनी चाहिए, तो आपको सी सब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, एल सब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर टी सब्जेक्ट है, आपका वन लाइनर यहाँ पे बन गया। अब सी सब्जेक्ट के बारे में भी आप थोड़ा सा आप सर्च कर सकते हैं कि क्या सी सब्जेक्ट जैसी भी कोई चीज़ होती है क्या, अगर होती है तो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, किस तरह के सब्जेक्ट को सी सब्जेक्ट कहते हैं, या किस तरह के सब्जेक्ट को एल सब्जेक्ट कहा जाता है। इस तरह से जब आप स्टडी करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन गए, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। इस तरह से स्टडी करने की आदत को डेवलप करेंगे तो मतलब आपके नॉलेज भी अच्छी होगी और सक्सेस होने के चांसेस भी आपके काफ़ी हायर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्र बीतने के साथ बच्चों के शरीर के आकार प्रकार में वृद्धि को कहा जाएगा। 4 ऑप्शन है, परिपक्वता, वर्धन, विकास, या फिर मूल प्रवृत्तिक व्यवहार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको वर्धन यानी कि ग्रोथ कहा जाएगा। नेक्स्ट है, शिशुओं के उत्तम विकास के ख्याल से निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है, 1 से 5 साल की आयु, 5 से 10 साल की आयु, 10 से 15 साल की आयु, या फिर 15 से 20 साल की आयु। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 से 5 साल स्टार्टिंग का जो एज होता है, बचपना अवस्था पे जिसको कहा जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होता है, वर्धन, विकास, क्रमिक विकास, या फिर अवस्था संबंधी परिवर्तन। तो जब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें वर्धन भी आता है, डेवलपमेंट भी आता है, क्रमिक परिवर्तन यानी कि धीरे धीरे क्रम द्वारा मतलब एक स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन देखा जाता है। अवस्था संबंधी परिवर्तन जो है इसको हम परिपक्वता में नहीं रख सकते। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास में 5.5 से 6 साल की आयु में क्या होता है, संतुलन अधिक होती है, असंतुलन अधिक होती है, संतुलन तथा असंतुलन दोनों अवस्थाएं बारी बारी से होती हैं, या फिर विकासात्मक पाठ अस्पष्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असंतुलन अधिक होता है। अभी ऐसे बच्चों की मांसपेशियों में बैलेंस जो है अभी बैलेंस नहीं बन पा रहा है, मैच्योरिटी नहीं आई है मसल्स में, तो इसलिए वहाँ पे असंतुलन देखा जाता है। नेक्स्ट है, जब एक साथ 1 से अधिक ओवम गर्भ धारण कर लेते हैं तो ऐसे बच्चे को कहा जाता है जुड़वा बच्चे, एकांडी जुड़वा बच्चे, भ्रातृय जुड़वा बच्चे, या फिर भाई बहन। तो 1 से अधिक ओवम के साथ में यहाँ पे प्रेगनेंसी होती है तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको भ्रातृय जुड़वा बच्चे कहा जाता है, यानी कि ऐसे बच्चे फ्रेटर्नल ट्विंस कहे जाते हैं। इनमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि एक लड़का एक लड़की हो सकता है, मतलब कि अपोजिट सेक्स भी हो सकता है, और ये एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों की अनुवांशिकता 100% समरूप होती है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे एकांडी जुड़वा बच्चे, भ्रातृय जुड़वा बच्चे, आगे देखते हैं पोष्य बच्चे या फिर भाई बहन। ऐसे बच्चे जो कि जिनकी अनुवांशिकता 100% समरूप होगी, ऐसे बच्चों को एकांडी जुड़वा बच्चे कहा जाता है, यानी कि ऐसे बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस कहे जाते हैं। ऐसे बच्चे सेम सेक्स के ही होते हैं, उनका रंग रूप, उनका थॉट प्रोसेस, मतलब उनमें 80-90% तक की सिमिलैरिटीज देखी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता और मोहन अपने माता पिता के जुड़वा संतान हैं, तो इन्हें किस में रखा जाएगा? एकांडी जुड़वा बच्चों की श्रेणी में, भ्रातृय जुड़वा बच्चों की श्रेणी में, भाई बहन की सामान्य श्रेणी में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्योंकि सीता और मोहन यहाँ पे हमें इनका हमें सेक्स पता चल रहा है फीमेल और मेल, तो जब ऐसे बच्चे होते हैं तो ये फेटर्नल ट्विंस वाले क्लासिफिकेशन वाले बच्चे कहे जाते हैं, यानी कि वहाँ पे अलग अलग वो फेटर्नल ट्विंस, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य मानवीय विशेषताओं को रखा जाता है। अदृश्य मानवीय विशेषताएं, इसका क्या मतलब है? जो कि दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फेनोटाइप में, जेनोटाइप में, सोमैटोटाइप में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनोटाइप में। अदृश्य मानवीय विशेषताएं यानी कि जिसको कि सीधा सीधा हम नहीं देख सकते हैं, जेनोटाइप में रखा जाएगा इसको। फेनोटाइप में किसको रखा जाता है? जो कि हमें सीधी सीधी दिखाई देती है, जैसे कि आंखों का कलर क्या है, स्किन का कलर क्या है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है इसको। तो इस तरह से आपके वन लाइनर्स जो है वो डेवलप होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई क्रोमोसोम्स के मिलने से उत्पन्न होता है लड़का, लड़की, एक लड़का तथा एक लड़की, या दोनों लड़की। तो जब एक्स तथा वाई क्रोमोसोम मिलता है तो यहाँ पे लड़का होने के यहाँ पे लड़का होता है, या मीन्स यहाँ पे मेल सेक्स जो होता है वो डेवलप करता है। लड़की किस कंडीशन में होती है? जबकि एक्स और एक्स मिलते हैं, तो एक्स और वाई मिलने के बाद में यहाँ पे बेबी बॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुषों का यौन क्रोमोसोम्स होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, XX क्रोमोसोम्स, XY क्रोमोसोम्स, XYY क्रोमोसोम्स और XXY क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि X और Y। जैसा कि आप जानते हैं कि फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है? XX ही होता है, और मेल में X और Y होता है। जब यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स को हम देख रहे हैं तो ये एबनॉर्मेलिटी की स्थिति को दर्शाती है। और क्योंकि क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो 46 होती है, यानी कि 23 पेयर होते हैं, जब ये एक्स्ट्रा जुड़ता है तो वहाँ पे एक एबनॉर्मेलिटी की कंडीशन बनती है, और वहाँ पे बच्चों में डाउन सिंड्रोम या फिर टनल सिंड्रोम्स, इस तरह की कंडीशंस वहाँ पे बनती है, और मेंटल रिटार्डेशन की स्थिति वहाँ पे बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। यहाँ पे ऑप्शन है 23 जोड़े, 22 जोड़े, 24 जोड़े, या फिर 20 जोड़े। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये इनकी संख्या 23 जोड़े होती है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारक होता है जीन्स, क्रोमोसोम्स, न्यूरॉन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जीन्स जो है वो ही अनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ट्रांसफर करते हैं। तो जीन्स जो होते हैं ये इसके लिए वास्तविक इसके निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों से भिन्न है? एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्रंथि और कंठ ग्रंथि। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैनक्रियाज ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निषेचित अंडाणु में 23 युग्म होते हैं किस चीज के? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जीन्स के, कोशिकाओं के, कोशिका द्रवों के, या फिर गुणसूत्रों के। तो गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स बने होते हैं प्रोटीन, DNA एवं RNA से, प्रोटीन एवं DNA से, प्रोटीन एवं RNA से, DNA एवं RNA से। ये जीन्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि जीन्स जो होते हैं DNA और RNA से मिलकर के बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 29 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया हुआ है, एंड आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वन लाइनर्स आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अपने नोट्स आप बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए। एंड DNA और RNA का फुल फॉर्म आप जरूर ही कमेंट में लिखिएगा, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो आप उसको गूगल सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।